हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी ऑडिट पार्ट 2। जो भी रिमेनिंग चैप्टर हमारा पोर्शन बच गया है इस चैप्टर का, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। होप आपको पहली वीडियो यूजफुल लगी हो, और अगर आपके उसको रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। देन फर्दर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ना क्या करती है, टाइम टू टाइम हमें यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे अपडेशंस लाती रहती है या गाइडलाइंस लाती है, साथ के साथ जो भी हमें हमारे ऊपर स्टैंडर्ड्स लगते हैं, जैसे इंडेस हो गए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वैसे ही हमारे ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करती है। किसके साथ? जो इसको आईसीआई, क्योंकि आईसीआई के जो मेंबर्स होते हैं दे आर लाइक एक्सपर्टाइज इन दिस फील्ड, तो उनकी हेल्प से ये एक कमेटी बनाती हैं, ठीक है, उनकी कंसल्टेशन से ये एक प्रॉपर आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द नफरा, ये जो है प्रिस्क्राइब करती हैं हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, ठीक है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड टू, यानी मेनली हम यहाँ पे जो पावर्स देखेंगे कि यहाँ पे यानी नफरा की क्या पावर्स हैं, ये क्या, एक तो ये ओवरसाइट करती हैं पूरी जो भी अकाउंटिंग अच्छे से हो रही है, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स अच्छे से लगे हैं या नहीं, साथ में ये हमें इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है ऑडिटर की। ये सारे पोर्शंस हम यहाँ पे मतलब डिटेल में देखेंगे इन सारी बातों को कि नफरा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अपनी पावर्स को ये यूज करती है सेक्शन 2 में और सब सेक्शन 2 एंड 4 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द नफरा, क्या बनाए उन्होंने? रूल्स बताए। वो क्या करेंगे? पावर टू मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस हो रहा है या नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ, ओवरसी क्वालिटी ऑफ द, यानी कि ऑडिट की हमारी क्वालिटी है या नहीं, और इन्वेस्टिगेशन ये करते हैं सब सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है, किसकी? ऑडिटर्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो नोटिफाइड कंपनीज, जैसे वो मैंने इंडिया सब्सक्राइब इंडेस बताए हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो कंपनीज को कंप्लाई करने पड़ते हैं, जो इनके ऊपर भी वो एप्लीकेबल हैं उन कंपनीज के ऊपर। देन सेक्शन 129 हम यहाँ पे सबसे पहले कवर करने वाले हैं। उस सेक्शन में क्या बताया गया हमें कि ये सेक्शन बताते हैं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हमें क्या प्रोविजंस, किन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोविजन देयर अंडर, हाउएवर, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होते? जिनका एक अलग से, जिन कंपनीज को अलग से कोई एक्ट गवर्न करता है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग, या फिर कोई कंपनी जिनका जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है, उनका अलग से जो एक्ट है जिसमें वो जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, या फिर कोई अदर क्लास ऑफ कंपनीज विद जो जिनकी अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट डिजाइंड है, ठीक है, किसी और एक्ट में अंदर। तो यानी बेसिकली हमें यहाँ पे वैसे तो हर कंपनी को सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करना होता है, लेकिन कुछ कंपनीज को एग्जाम्पशन है, या कुछ एग्जाम्पशन ही उनके ऊपर ये प्रोविजंस ही नहीं लगते, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन जो करते हैं, या फिर कुछ अदर कंपनी जिनको कोई और फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। द प्रोविजंस दैट कंपनीज अदर देन, ऊपर जो हमने देखी है उनको छोड़ के, शुड कंप्लाई विद, किससे कंप्लाई करने पड़ेंगे? कि जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए, उनका स्टेट ऑफ अफेयर्स का, उनका P&L का हर साल बनाना चाहिए, ठीक है। एक तो ट्रू एंड फेयर व्यू की बात आई, एक वो कंप्लाई करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। तो आप इस सेक्शन को मेनली जब भी आपको थोड़ी लगे कि किसी सेक्शन में या सब सेक्शन में कुछ भी ऐसी टफ लैंग्वेज यूज की गई है, तो पहले तो आप उसे एक छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन डेट दी गई है दीज आर इररेलेवेंट फॉर यू। तो जो भी आप यहाँ पे पोर्शन में देखो, ए पॉइंट में उन्हें हमने जो भी अदर देन अबव मेंशन कंपनीज हैं उनको किस चीजों से कंप्लाई करना है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे। वो कैसे देंगी? जब वो कंप्लाई करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है कि उन्होंने जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है वो एज पर शेड्यूल 3 जो हमें कंपनीज एक्ट बताता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें बनानी पड़ती है। और शेड्यूल 3 क्या बताता है कि डिस्क्लोजर्स जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो कंपनी को मेंशन करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। देन आइटम्स क्या क्या कंटेंट होंगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? वी हैव वेरी डिजाइंड फॉर्मेट फॉर दिस। तो उसमें कौन सी आइटम्स आएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी हमें उसके अकॉर्डिंग ही उनकी चीजों के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने अब क्या एक फर्दर नोटिफिकेशन आई थी जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया था कंपनीज को, किन कंपनीज को जो कि डिफेंस प्रोडक्शन करती हैं, एक तरीके से इन्हें
छूट दी गई थी, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग, ऑन इस चीजों से, इस डिफेंस प्रोडक्शन को सेगमेंट रिपोर्टिंग से यहाँ पे रिलीफ दिया गया था। देन एक ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, यहाँ पे क्या बताया गया था, एमसीए जो हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो एक नोटिफिकेशन लेके आए थे जिसमें यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की को एग्जाम या कुछ बोला गया, नहीं, यहाँ पे जो मेनली बात की गई है वो है प्रोविजन ऑफ डेफर्ड टैक्स या लाइबिलिटी के बारे में, जो भी हमने यहाँ पे प्रोविजन बनता है उसके रिगार्डिंग बात की गई है। इंडिया 12 में करते थे या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में, वो कहते हैं वो अप्लाई नहीं होगा, किन को अप्लाई नहीं होगा और कितने टाइम पीरियड तक अप्लाई नहीं होगा ना, वो अप्लाई होगा फॉर 7 ईयर, 2014 से यह टाइम पीरियड स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। किसको अप्लाई नहीं होगा, टू द गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, विच इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो लोन्स एडवांसेस वगैरह प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट कंपनी विच इज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ठीक है, इज अ एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द, या तो फिर वो ये गवर्नमेंट कंपनी है जो पब्लिक, और एनबीएफसी के ऊपर ये एग्जाम्पशन दी गई है, एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लीजिंग, ठीक है, विद नॉट लेस देन 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू बीइंग जनरेटेड फ्रॉम सच बिजनेस विद गवर्नमेंट कंपनीज और अदर एंटिटीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। मेनली यहाँ पे क्या कवर किया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर एनबीएफसीज जो उसमें रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, या कुछ ऐसी कंपनी जिन जो बेसिकली क्या काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग, फाइनेंशियल लीजिंग का काम करते हैं, जिनका जो हमारा रेवेन्यू जो वो अर्न करेंगे, ठीक है, उस बिजनेस से वो 75% से कम नहीं होना चाहिए विद गवर्नमेंट कंपनीज या फिर जो भी गवर्नमेंट कंपनी जिनको ऑन एंड कंट्रोल करते हैं। तो मेनली यहाँ पे आपको सिर्फ इस सेक्शन में ये कंपनीज याद करनी है कि गवर्नमेंट कंपनी है, एनबीएफसी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल लीजिंग का काम कर रही है, बिजनेस कर रही है इस चीज का, और साथ में कि उस बिजनेस से कितनी उनको रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए 75%, और कितने सालों के लिए उनके ऊपर प्रोविजन ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी नहीं लगेगा, 7 सालों के लिए। तो मेनली आपको यही पॉइंट यहाँ पे कवर करना था। देन सेक्शन 129 सबसेक्शन 2 यहाँ पे हमें क्या बताता है, रिक्वायर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू लिव, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी यहाँ पे एजीएम कंडक्ट होगी, एवरी एजीएम में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, वो सारी एजीएम में ले डाउन यानी मेंबर्स के आगे, शेयर होल्डर्स के आगे वो रखी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑन द कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर। वैसे तो क्या है कि कोई भी कंपनी अपनी अकाउंट्स जो भी पुरानी बुक्स हैं उसको रीओपन नहीं कर सकती, लेकिन सेक्शन 130 यहाँ पे क्या बात करता है कि कंपनी शैल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना ही तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करेगी, ना ही रीकास्ट करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अनलेस, ठीक है, अनलेस क्या है कि एप्लीकेशन जो है इन दिस रिगार्ड या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी थी, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने दी थी, या सेबी ने दी थी, या कोई अदर स्टैट्यूटरी लीगल बॉडी ने दी थी, या किसी अथॉरिटी ने, या जो पर्सन कंसर्न्ड है उन्होंने ये एप्लीकेशन दी। मेनली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या बातें कवर्ड है, एप्लीकेशन किसने दी, कितने लोग हैं, सीजी, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अदर रेगुलेटरी बॉडी, कोई भी पर्सन जो भी यहाँ पे रिलेट करता है। देन यहाँ पे ऑर्डर कौन देगा, कोर्ट देगा, कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन या फिर ट्रिब्यूनल देगा। क्या इफेक्ट में क्या वो यहाँ पे ऑर्डर क्या देंगे, टू द इफेक्ट दैट द रेलिवेंट अर्लियर ईयर के जो भी अकाउंट्स हैं या तो वर प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, उसके बेस पे क्या चीज को अफेक्ट करना चाहेंगे वो मेनली कि जो हमारी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी थी वो फ्रॉडुलेंट मैनर में थी, या फिर जो अफेयर्स ऑफ द कंपनीज वर मिसमैनेज ड्यूरिंग दैट रेलिवेंट पीरियड, जो कि हमारे ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलायबिलिटी के ऊपर। तो ये बात है मेनली, ये तो फ्रॉडुलेंट मैनर या दूसरी जिनकी वजह से हमें डाउट हो रहा है रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो वो ऑर्डर करेंगे रीओपनिंग का। अब आपको पता है कि जो भी कंपनी होती है उन्हें अपनी बुक्स को प्रिजर्व करना पड़ता है 8 साल के लिए, अदर देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने अगर उन्हें हायर पीरियड अगर नहीं कहा तो नहीं तो उनको 8 ईयर्स तक ही मेंटेन करनी पड़ती है। तो वही यहाँ पे बात की है कि जो ऑर्डर होगा वो 8 ईयर से बियॉन्ड नहीं पास कर सकते, ठीक है, हम जो भी पिछले के 8 साल है, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ने इशू किया था कोई भी डायरेक्शन कि आपको लॉन्गर पीरियड के लिए रखना है, तो आप उतने लॉन्गर पीरियड के लिए भी ऑर्डर कर सकते हो रीओपनिंग के लिए, ठीक है।
ये कुछ भी करने से पहले अ नोटिस शैल बी गिवन बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन दिस रिगार्ड एंड शैल टेक इनटू द कंसिडरेशंस द रिप्रेजेंटेशन, कुछ है नहीं, नोटिस देना पड़ेगा हमें कंपनी को कि कोर्ट का ट्रिब्यूनल की आपकी बुक्स रीओपन हो रही है। चलो, अब वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर बोर्ड रिपोर्ट हो सकती है या नहीं? हाँ, पॉसिबल है। सेक्शन 131 क्या कहता है कि स्टेट्स दैट इफ इट अपीयर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर बोर्ड रिपोर्ट उन्होंने कंप्लाई नहीं किया सेक्शन 129 के साथ, जो भी हम यहाँ पे वही बात है, सारे प्रोविजंस पढ़ रहे थे, शेड्यूल 3 फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारी बात कर रहे थे, या फिर 134 जहाँ पे फाइनेंशियल बोर्ड रिपोर्ट की बात होती है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर रिवाइज बोर्ड रिपोर्ट ऑफ एनी पीरियड, कोई भी साल के लिए, पिछले 3 सालों के पीरियड तक के लिए वो इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, वॉलंटरी रिवीजन। लेकिन इसके लिए प्रायर अप्रूवल, वही बात है, ट्रिब्यूनल से ये हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन यहाँ पे कौन देगा? कंपनी। ऑर्डर कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। एंड जो भी वो कहेंगे, और द कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल ने पास किया था वो हमें रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टॉपिक हमने वैसे अलग से हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है, तो वहाँ पे हमने डिटेल में यहाँ पे ये टॉपिक कवर किया है। मैंने यह टॉपिक अपनी वीडियो में भी कवर किया है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक बेसिक सी जो बातें की गई हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। 129(3) क्या बताता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंडेटरी है। किन किन कंपनीज को मैंडेटरी है? सभी को मैंडेटरी है, अनलेस कुछ एग्जाम्पशंस हम यहाँ पे देखेंगे। किसको किसको कहते हैं? अगर आपकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, आपको बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से आप अपनी एसएफएस बनाते थे, एक सीएफएस भी बनानी पड़ेगी आपको, सेम मैनर में, सेम फॉर्म में, ठीक है। और अब वही बात है, जैसे आप अपनी एसएफएस को कंपनी जो है एसएफएस को एजीएम में प्लेस करती थी, जैसे हमने 129(2) में पढ़ा था, अलोंग विद दैट उनको सीएफएस भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपनी रखनी पड़ेगी एजीएम के अंदर। ये क्या कहते हैं कि सीएफएस ऑफ द कंपनी शैल बी मेड इन, वही शेड्यूल 3 की प्रोविजंस, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करोगे आप। एंड इन केस द कंपनी इज कवर्ड अंडर 129(3), अच्छा, अब कुछ ऐसी कंपनीज आ जाती हैं, हम फर्दर यहाँ पे देखेंगे 129(3) में है, जिन 129(3) में वो कवर्ड है, लेकिन उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने एग्जम्पशन दी गई है, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एग्जम्प्टेड हैं, तो उनके लिए सफिशिएंट होगा कि अगर वो प्रोविजंस ऑफ द शेड्यूल 3 को फॉलो कर रहे हैं फॉर द सीएफएस, प्रोविजंस ऑन सीएफएस बाय द, जो शेड्यूल 3 हमें बताता है उसे वो फॉलो कर लें, कंप्लाई कर लें। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल टू द प्रिपरेशन, अडॉप्शन या ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो होल्डिंग कंपनी पे लगता था वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस यानी एज इट इज वो यहाँ पे भी लगेगा, अप्लाई होगा सीएफएस के लिए। अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, कैसे आपको जो भी प्रेपरेशंस, जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल थे वो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। सब्सिडरी जहाँ पे भी हम पढ़ेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर इंक्लूडेड होंगे। आपको ये मान के चलना, अगर कंपनी के पास सिर्फ एक एसोसिएट कंपनी है फिर भी उसे सीएफएस बनानी पड़ेगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस किससे? फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस। अब ये कंपनी के जो भी रूल्स ने हमें बताया कि कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू, अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस को मीट कर रही है तो उनके बतानी नहीं है। आपको एक चीज ये क्लियर कर दो, जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ये आपको तीनों को एक साथ कवर करना है। पहला पॉइंट क्या कहता है? या तो हमारी कोई होली ओन्ड सब्सिडरी थी, ठीक है, हम क्या है, या तो इट इज अ होली, यानी कि मैं होली ओन्ड सब्सिडरी हूं किसी की, या फिर आई एम अ लाइक पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है। ये हम किसकी सेंस में पढ़ रहे हैं? सब्सिडरी कंपनी की सेंस में। सब्सिडरी कंपनी जो है या तो वो किसी की होली ओन्ड सब्सिडरी है, लेकिन अगर वो पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी है तो यहाँ पे उन्हें एनसीआई यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी उनसे नो ऑब्जेक्शन हमें अटेन करनी पड़ेगी कि अगर हम ना बनाए सीएफएस तो ये चलेगा या नहीं, ठीक है। ऑफ द अनदर कंपनी एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स, यानी एनसीआई की बात हो रही है, अदरवाइज नॉट इंक्लूड टू बोर्ड, वो इंटीमेट करेंगे राइटिंग में, और ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी होगा। सच इंटीमेशन कंपनी के पास हमेशा अवेलेबल रहेगा कि दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग सीएफएस, ठीक है। एनसीआई से देखो, जो हमारे 100% कंट्रोल में है, अगर वो नहीं बनाएगी तो पेरेंट कंपनी तो बना ही रही है ना अल्टीमेटली, लेकिन
कुछ ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिंग मेंबर्स होते हैं जहाँ पे हमने 60% हम होल्ड कर रहे हैं, 40% कुछ और होल्ड कर रहे हैं, तो उन 40% के होल्डिंग से हमें नो ऑब्जेक्शन अटेन करनी पड़ेगी। देन इट इज अ कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज ना तो लिस्टेड है ना ही प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का हो चाहे आउटसाइड का, तो ये आप चीज का ध्यान रखना। एंड लास्ट इज इट्स अल्टीमेट या उसका जो भी इंटरमीडिएट कोई होल्डिंग कंपनी है वो फाइल कर रही है CFS, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास हमें करने पड़ते हैं जो कि कंप्लाई कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्दर यहाँ पे अब हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी हमारी जो है एंटिटी है, अगर वो कंप्लाई नहीं कर रही, जो भी कंपनी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई नहीं कर रही, तो हर कंपनी को क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि क्या डेविएशन आ रही है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, क्या उसके रीजंस हैं और क्या फाइनेंशियल इफेक्ट है उस डेविएशंस की वजह से, क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आ रहा है हमारी फिगर्स में, अमाउंट्स में कुछ भी यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से या फिर ऑन इट्स ओन या कोई अगर उनको एप्लीकेशन देता है एग्जाम्प्ट कर सकता है किसी भी क्लास ऑफ कंपनी से, ठीक है, जो भी उसको चाहिए उनको एग्जाम्प्ट कर सकता है। देन पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टी किस चीज की कॉन्ट्रावेंशन आएगी, प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन को अगर 129 को अगर कंप्लाई नहीं करते तो ये तो है कि देखो सबसे पहले जो हम पेनल्टी लगा रहे हैं वो MD के ऊपर लगा रहे हैं या फिर WTD है जो इंचार्ज ऑफ फाइनेंस है या फिर CFO है या कोई अदर पर्सन जो कि चार्ज बाय द बोर्ड है विद द ड्यूटी ऑफ द कंप्लाइंग विद, जिसको ड्यूटी दी गई थी कंप्लाई करने की विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, उसको पनिश करेंगे हम। जेल का किस करेंगे 1 ईयर तक की, या फिर फाइन कितना लगाएंगे 50,000 या फिर 5 लाख। ठीक है, जेल यहाँ पे हमारे पास है 1 साल की जेल और फाइन और बोथ। ठीक है, अगर कोई ऐसे ऊपर जो भी मेंशन है MD WTD या CFO वगैरह नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, तो ऑल द डायरेक्टर्स, यहाँ पे यू मस्ट बी केयरफुल विद दिस, ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जो वही बात है सेम है वो 1 ईयर के लिए, या फिर फाइन उनको लगेगा नॉट वही सेम फाइन है 50,000 रुपीज या फिर 5 लाख, पनिशमेंट यहाँ पे सेम है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFRA इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमेंडेड है, तो इसके चांस है आने के लिए। मोरओवर ये क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 20 एग्जाम्स में, तो वी कैन से कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो अगेन ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFRA सेक्शन 132 हमें क्या बताता है, जो इस टॉपिक में ना हम मेनली यही कवर करेंगे कि क्या इनके रोल्स हैं, क्या काम करते हैं, कौन इनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी, इनकी रिकमेंडेशन से ही जो है हमारी CG है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम अप करती है। तो सेक्शन 132 ऑफ द इन्होंने क्या कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे NFRA ताकि वो प्रोवाइड करें मैटर्स ऑफ द अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो भी अडॉप्ट करने हैं हमें क्लास ऑफ कंपनीज के लिए। तो NFRA शेल परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू सच डिविजन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो कैसे करेंगे, मेनली अभी आपको जो सेक्शन नंबर याद करना है वो है 132 सबसेक्शन 2 एंड 132 सबसेक्शन नंबर 4। 132 में तो बेसिक सारी अकाउंटिंग ऑडिटिंग की ओवरसाइट फंक्शन इन सारी चीजों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं नहीं, और 132 में हम देखेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ऑडिटर्स के ऊपर। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ये रिकमेंडेशन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी आपको अकाउंटिंग या पॉलिसीज वगैरह या कोई स्टैंडर्ड्स वगैरह जो कंपनी के लेके आने हैं या ऑडिटर्स के ऊपर या अकाउंटिंग के ऊपर, वो कैसे उनके लिए रिकमेंड करेंगे ये CG को। फिर मॉनिटर एंड इन्फोर्स करेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई हो रहे हैं नहीं। ओवरसी करेंगे कि क्वालिटी ऑफ द सर्विस जो हमें मिल रही है या नहीं, या हम उनको सजेस्ट करेंगे इंप्रूव करो अपनी क्वालिटी को। परफॉर्म करेगी सच अदर फंक्शंस एज रिलेटिंग टू दिस, यानी इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसे फंक्शंस होंगे और भी इनसे जुड़ते इंसिडेंटल जो भी उनको लगता है और फंक्शंस इस टाइप के वो परफॉर्म करेंगे। देन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फर्ड अंडर सबसेक्शन 2 एंड 4 सेंट्रल गवर्नमेंट मेड द NFRA रूल्स बनाए उन्होंने कि रूल्स के दायरे में रह के आपको काम करना है। रूल्स होंगे तो इट इज अ सेट ऑफ लिंक एक स्टैंडर्ड होगा इनको कैसे काम परफॉर्म करना है NFRA के फंक्शंस रूल्स को। ठीक है, हमने देखा कि NFRA के पास अब हम देखेंगे कि क्या क्या पावर्स हैं।
नफरा के पास बेसिकली दो पावर्स हैं। क्या क्या पावर है? पहली पावर है मॉनिटर करना कंप्लायंस वगैरह को, दूसरी इनके पास पावर होती है इन्वेस्टिगेशन कराना। ठीक है, ठीक है। कंपनी जिनकी, अब देखो यहाँ पे क्या करता है कि मॉनिटर करेंगे अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को, ओवरसी करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और अंडरटेक करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं? कंपनी जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, चाहे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, या फिर वो लिस्टेड तो यहाँ पे कवर है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल, जिनका यहाँ पे हम दो क्राइटेरिया कवर करेंगे, जिनका पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन 500 करोड़ है, या फिर जिनका एनुअल टर्नओवर नॉट लेस देन 1000 करोड़ होगा। पेड अप शेयर कैपिटल है 500 करोड़, टर्नओवर है 1000 करोड़। ठीक है, और हैविंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह भी हैं उनके, अगर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर यानी बोरोइंग्स वगैरह उनकी है, तो वो कितनी हम यहाँ पे अमाउंट देखेंगे, वही 500 करोड़। ठीक है, या फिर दूसरा क्या, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी या कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या कोई और एक्ट में कवर्ड है, इन सब के ऊपर क्या है कि हमें नफरा जो है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे कंडक्ट करा सकती है। ठीक है, जिनकी लिस्टेड है या इंश्योरेंस कंपनी अलग से कवर कर ली, इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन या इनके प्रोसीजर या इनको ओवरसाइट फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो ये एक्सप्लेनेशन है ये नई ऐड की गई है। यहाँ पे हमने देखा जो बैंकिंग कंपनी है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि बैंकिंग कंपनी में इंक्लूड होगा कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या कवर होगा, सब्सिडरी बैंक भी कवर्ड होगा, जो यहाँ पे हम बैंकिंग कंपनी के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट किया गया है कवर, कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो भी मतलब रेफरेंस मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नफरा को जो भी रिकमेंडेशन किया, रेफरेंस किया है, उन बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है फॉरेन सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी। अब बॉडी कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट या आउटसाइड इंडिया है, यानी ठीक है, विच इज अ सब्सिडरी, जो कि एक सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी है हमारे इन, जो कि इनकॉर्पोरेटेड यानी फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द इंडियन कंपनी। Then next, every existing body corporate other than the company governed by these rules, वो जो भी existing body corporate है जिनके ऊपर ये ऊपर वाले rules नहीं लगते, जो भी हमने यहाँ पे E point तक पढ़े, उनको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा नफरा को विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द नफरा रूल्स, के जो भी पर्टिकुलर्स हैं उनके ऑडिटर की कब कब अपॉइंटमेंट हुई थी उसके रिगार्डिंग उनको यहाँ पे हमें एंड नफरा को जो है अपॉइंट, ये नफरा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देन एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन जो हमने ऊपर मेंशन की गई हैं, ठीक है, उनको 15 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा अंडर 139(1) और इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म वो ये 30 डेज में करेंगे क्या हमारे ऑडिटर के पार्टिकुलर्स हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस एंड ऑल, प्रोवाइडेड दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड अंडर सबसेक्शन, जो हमने ऊपर क्लोज ई पढ़ा था रूल्स का, वो प्रोवाइड करेंगे डिटेल्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स ऑडिटर। स्पेशली इस प्रोविजन को कहा गया है कि ई पॉइंट में जो हमारे मेंशन थे वो एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स ऑफ द ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा रह गया था कवर करने के लिए, वो है कि जो हमने यहाँ पे देखा फॉरेन सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी, वो तभी यहाँ पे रेफर की गई है इफ उसकी इनकम या फिर नेटवर्थ ऑफ उस सब्सिडरी की एसोसिएट की एक्सीड कर जाती है 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम या फिर नेटवर्थ, तो यहाँ पे हम उसको कवर करेंगे नफरा रूल्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्या है, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द कंपनी गवर्न अंडर दिस, वो कंटिन्यू रहेंगे कि नफरा की गवर्नेंस में रहेंगे वो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर इट सीजेस टू बी लिस्टेड, या फिर पेड अप कैपिटल या टर्नओवर उनका कम हो गया, जो हमने अनलिस्टेड के केस में देखा था। अगर उनके ऊपर, यानी वही बात है जो हमने इंडिपेंडेंट ऑडिटर के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर भी ये चीज लगती है कि मेनली क्या है कि जब उन्होंने कोई भी कंडीशंस को वो
मतलब छोड़ दिया, जैसे सीज टू इफेक्ट दैट कंडीशन, तो उसके भी 3 साल तक उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा नफरा के अंडर अपनी गवर्नेंस, यानी नफरा उनके ऊपर गवर्न करेगा। एवरी ऑडिटर जो यहाँ पे रेफर किया गया था वो रिटर्न फाइल करेगा नफरा के पास ऑन और बिफोर 30th नवंबर एवरी ईयर। इंपॉर्टेंट डेट टू बी रिमेम्बर्ड, ऑन और बिफोर 30th नवंबर एवरी ईयर ऑडिटर क्या देगा, रिटर्न फाइल करेगा विद नफरा। चलो देखते हैं हम रिकमेंडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। वो क्या करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो नफरा है ना, वो रिसीव करेगी रिकमेंडेशंस आईसीआई से ऑन द प्रपोजल की न्यू वे है, ऐसे लेके आते हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है मांग सकती है जो इनको जरूरी लगती है। और नफरा क्या करेगी, वो उन जो भी इनको रिकमेंडेशन या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली वो उसको जो भी जरूरी लगा पहले अपनी स्टडी करेगी, कंसीडर करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी उसने रिकमेंडेशन करनी है उससे पहले वो उन सब चीजों को कवर करेगी, रिकंसिडर करेगी। देन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस, ये हमने देखा था जैसे 139(2) में ये इनको पावर है, तो ये क्या देखेंगे, इस पावर को कन्फर करने के लिए नफरा क्या करेगी, रिव्यू करेगी वर्किंग पेपर्स जिनमें ऑडिट प्लान बनाया या ऑडिट डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशंस करेगी रिलेटेड टू द ऑडिट। ठीक है, वो देखेगी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑडिटर सफिशिएंट है या नहीं, क्या वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सिस्टम जो भी वो है ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली कर रहा है या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है या नहीं उनके पास। फिर परफॉर्म करेगा अदर टेस्टिंग ऑफ द ऑडिट, सुपरवाइजर, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिटर के ऊपर ये यहाँ पे लगाएंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को ये मेनली देखने के लिए था। देन नफरा जो है may require an auditor to report on its governance practices, यानी जो ऑडिटर के खुद के अंदर जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं या नहीं, इंटरनल प्रोसेसेस डिजाइन टू प्रमोट द ऑडिट क्वालिटी, उन्होंने खुद क्या प्रोसीजर्स लगाए हैं नहीं, अगर उन्होंने रिस्क आ जाता है, रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द ऑडिटर एंड मे टेक इनटू एक्शन द रिपोर्ट, यानी उनसे एक रिपोर्ट स्पेशली खुद के ऊपर कि आपने क्या क्या आपकी खुद की फर्म में क्या क्या आपके प्रोसीजर्स हैं, क्या गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं, उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं या फिर उनकी पर्सनल प्रेजेंस को भी यानी उनको बुला सकते हैं अपने पास नफरा। देन नफरा शेल परफॉर्म मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट एक्टिविटीज थ्रू इट्स ऑफिसर्स, जो उनके ऊपर या फिर एक्सपर्ट जिनके पास इतना सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो ऑडिट के साथ, तभी वो उनको आगे चेक कर पाएंगे जब उनके पास खुद के पास एक्सपीरियंस होगा। देन नफरा क्या है, वो पब्लिश करेगी उसकी जो भी फाइंडिंग्स उसको मिली है रिलेटिंग टू सिर्फ नॉन कंप्लायंस की मिलेगी वो अपनी वेबसाइट पे या अदर मैनर जहां भी उनको सही लगता है, अनलेस इट हैज अ रीजन नॉट टू डू सो इन पब्लिक। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं पब्लिश कर सकते, या तो क्योंकि अगर कुछ गवर्नमेंट कंपनी है कुछ भी ऐसा वहां से लोगों का विश्वास उठता हो, या फिर वो एक तरीके से दंगे या कुछ भी ऐसा होता हो, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो वो पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, देन नफरा शेल नॉट पब्लिश प्रोप्राइटरी या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी वो पब्लिश नहीं करेंगे, अनलेस अगर उनके पास रीजंस है कि पब्लिक इंटरेस्ट में उनको ये चीज डिस्क्लोज करनी है, पब्लिश करनी है। तो ये 5th और 6th थोड़े ऑपोजिट पॉइंट्स हैं एक दूसरे से। देन उनको एक सेपरेट रिपोर्ट है वो जिसमें प्रोप्राइटरी और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो सीजी को तो वो बनानी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, तो वो सेपरेट रिपोर्ट में वो इंफॉर्मेशन भेजेंगे। जहां पे नफरा को कुछ ऐसा लगता है, उसे कुछ मिले या फिर रीजन टू बिलीव लगे कि कोई भी लॉ, प्रोफेशनल या अदर स्टैंडर्ड्स का वॉयलेट किया है ऑडिटर ने, तो इट मे डिसाइडेड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करनी या एनफोर्समेंट एक्शन लगाना। कैसे करेंगे, वही बात है, अपना काम ये किसके थ्रू करती है, ऑफिसर्स के थ्रू, अपने वेरियस डिविजन्स के थ्रू ये काम करती है, तो ये काम वो परफॉर्म करेगी। देन आता है 139(2) का ही पार्ट है, ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड सजेस्टिंग, यानी अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिव्यू। जो उसने किया, नफरा डायरेक्ट कर सकती है किसको, ऑडिटर को, कि आप अपनी इंप्रूवमेंट करो, कुछ भी अपने प्रोसेसेस में चेंज करो, क्वालिटी कंट्रोल लाओ, रिपोर्ट्स दो, आप अपना डिटेल्ड प्लान बनाओ, उनको बना के दे सकती है प्लान, ये सारी बातें आती हैं जनरल से। देन सेकंड पॉइंट में क्या आता है, ये ड्यूटी होती है ऑडिटर की ड्यूटी होती है टू मेक रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट, जो भी उसने नफरा ने बताई, और उनको रिपोर्ट सेंड करो कि हाउ आई हैव कंप्लाइड विद योर डायरेक्शंस। ठीक है, देन नफरा क्या है, मॉनिटर करेगी इंप्रूवमेंट्स को कि उन्होंने ली है या नहीं, और अगर उसे लगता है कि एंड टेक सच एक्शंस एज इट डिपेंडिंग कि क्या प्रोग्रेस है उसके अकॉर्डिंग वो फर्दर एक्शंस भी ले सकती है। नफरा में रेफर केसेस विद रिगार्ड टू, हो सकता है इस सारे काम को जो हमारी नफरा है ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, जो फर्दर एक चैप्टर में भी कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सीए एक्ट 1949, उसको भी कर सकते हैं, या फिर वो कॉल फॉर एनी रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन मांग सकती है इनसे।
फ्रॉम सच बोर्ड एज इट मे डीम फिट, यानी अलग से इसको ये काम एक तरीके से रेफर कर देगी यहाँ पे, किसको, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। देन नफरा असिस्टेंट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं एक्सपर्ट्स की, जो कि ओवरसाइट और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में उसकी हेल्प करेंगी। ठीक है, पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस क्या है, अगर ये है कंपनी के ऊपर या किसी ऑफिसर के ऊपर या फिर ऑडिटर के ऊपर या कोई अदर पर्सन जो कॉन्ट्रावीन करता है नफरा के रूल्स को, उसके प्रोविजंस को, तो हर कंपनी ऑडिट जो है, हर कंपनी के ऊपर ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया या फिर ऑडिटर या जो भी पर्सन, उनके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। अगेन आई एम सेइंग कि ये भी अमेंडेड टॉपिक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट, इसके चांस है एमसीक्यू फॉर्मेट में आने के लिए। नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है तो आईसीआई कैन आस्क क्वेश्चंस ओवर दिस नफरा टॉपिक, तो और ये पेनल्टी के टॉपिक है तो ये भी पूछे जा सकते हैं। इसकी पेनल्टी में हम क्या देखेंगे कि क्या पेनल्टी के ऑर्डर आ सकते हैं, देखेंगे ए बी। ए में तो पेनल्टी लगा रहे हैं वो, बी में उनको यानी जो भी वो काम करता है ऑडिटर अपनी जैसे मेंबरशिप लेके सीए वाले काम, उसको वहां से डीबार कर सकते हैं। पेनल्टी कितनी लग सकती है उनके, नॉट लेस देन 1 लाख से लेके बट may extend to 5 times of the fees received in case of individuals। दूसरा हम यहाँ पे फर्म्स के केस में पढ़ेंगे, 5 लाख तो मिनिमम है, वही जो नेक्स्ट है यहाँ पे डबल होगी, 10 टाइम्स ऑफ द फीस दे रिसीव, यहाँ पे फर्म्स के ऊपर पेनल्टी लगेगी। हम उनको डीबार कर सकते हैं, वो अपॉइंट नहीं होंगे एज एन ऑडिटर, ना इंटरनल ऑडिटर, ना फिर किसी अंडरटेकिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए, इंटरनल ऑडिट अदर फंक्शंस को देखने के लिए वो यहाँ पे नहीं होंगे अपॉइंट, या फिर ना वो वैल्यूएशन ऑफिसर जो होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर 247 में कंपनीज एक्ट के, तो वहां पे भी वो अपॉइंट नहीं होंगे। कितने टाइम के लिए, मिनिमम 6 महीने के लिए, और सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years एज मे बी डिटरमाइंड बाय द नफरा, यानी 6 मंथ से लेके 10 years तक का यहाँ पे पीरियड है फॉर द डीबारिंग। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवोकेसी, एजुकेशन, नफरा जो है वो जैसे सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करा के, कुछ भी वर्कशॉप वगैरह कर, उनको ऐसे अपने एसेस को इंट्रोड्यूस करना, उनकी सिग्निफिकेंस, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग ये करती रहती है टाइम टू टाइम। अब आता है फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, जस्ट एक रीडिंग देना। वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं हम, अब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनती, ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि इसको हम हॉरिजॉन्टल में नहीं बल्कि वर्टिकल में बनाना होता है। ठीक है, इसका शेड्यूल 3 क्या कहता है, अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट जो कंपनीज हमें 129(1) में एग्जाम्प्ट की हुई थी, जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग और वो सब यूनिफॉर्मली लगता है सबके ऊपर। ठीक है, एक्सक्यूट किसको किया था हमने, इंश्योरेंस, बैंकिंग या इलेक्ट्रिसिटी या कोई अदर क्लास ऑफ कंपनी जिनका खुद का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो आप इसकी हेडिंग देख लीजिए, जहां पे क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ शेड्यूल 3 बताओ, तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स को मेंशन करना है। आप इसके अलावा अपनी मर्जी से कुछ भी पॉइंट्स मेंशन कर दोगे तो कोई भी मार्क्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को। देन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ शेड्यूल 3 क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले हमने देखते हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो, जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कर दी ना, बता दी, वो तो हमें फुलफिल करनी है। ऐसा नहीं है कि जो शेड्यूल में बताई है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वो एडिशन टू है, नहीं, या वो सब्सटीट्यूशन है, नहीं, ये एडिशन है, यानी जो स्टैंडर्ड में बता दी वो तो करनी है, जो शेड्यूल ने बता दी वो भी हमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स करनी है, डिस्क्लोज करनी है। The schedule does not recognize the presenting information in schedules. Instead, it requires presenting the information in details through notes to account। में आपको डिटेल में notes to account मेंटेन करने पड़ते हैं। Each item on the face of the balance sheet वगैरह हमने कैसे कि shall be cross reference to any, मतलब notes to account से वो कैसे रेफरेंस होगी, हम आगे उसको नंबर डालते हैं notes to account का। Then corresponding amount of the immediately, जैसे हम डालते हैं कंपैरेटिव बनाते हैं, या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लास्ट ईयर का भी डाटा होता है तो वो कहते हैं ये मैंडेटरी है अपने लास्ट ईयर का डाटा देना, लेकिन उनको एग्जाम्प्टेड है एक्सक्लूडिंग उन कंपनी जो पहला साल यानी इनकॉर्पोरेट हुई है इसी साल, तो वो पिछले साल की डिटेल्स तो कहाँ से लाएंगे। देन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, वैसे अब 3 डिवीजन आ गए हैं इसके। डिवीजन फर्स्ट में तो है जो कि कंपनी कंप्लाई करेगी एएस के साथ, डिवीजन 1 एएस की बात करता है, डिवीजन 2 इंडियस की बात करता है, जो डिवीजन 3 है वो एनबीएफसीज के ऊपर अकाउंटिंग इंडियस जो लगते हैं उसकी बात करता है। डिवीजन 1 में पहले में बैलेंस शीट, दूसरे में P&L और ये सीएफएस की जो भी जनरल प्रेपरेशन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी कवर्ड है यहाँ पे। देन डिवीजन 2 में क्या है, इंडियस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाओगे, वही स्टेटमेंट ऑफ P&L, जनरल इंस्ट्रक्शन
CFS बनाने के लिए, वो सब इंक्लूडेड है यहाँ पे। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पे कह रही थी, डिवीजन 3 आ गया है कि इसके ऊपर NBFC जिनको इंडिया के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू एंड फेयर। ये एक यानी इंसिडेंटल कंसेप्ट यानी फंडामेंटल कंसेप्ट होता है हमारी ऑडिटिंग में। ट्रू एंड फेयर व्यू कौन देता है? ऑडिटर देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग लाइक बैलेंस शीट, P&L ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। ठीक है, ऑडिटर सिग्निफाई करता है रिपोर्ट में, अपने एक्सप्रेस करता है ओपिनियन वगैरह कि ट्रूली इफेक्टेड है या नहीं। दिस रिक्वायर्स ऑडिटर एग्जामिन करता है और वेरीफाई करता है ऑल असेट्स लायबिलिटी, क्योंकि वो एग्जामिन करेगा, प्रोसीजर्स लगाएगा, एविडेंस ऑब्टेन करेगा, तभी वो कंक्लूजन फ्रेम अप करेगा और अपना ओपिनियन देगा इन्हीं सब के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इस कंसेप्ट की इंट्रोड्यूस होती है। देखो 128 में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सब के बारे में। 129 में हमने देखा कि CFS शेड्यूल 3 और CFS के बारे में हमने देखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देन 143 आता है, हमने ये लाइक पार्ट 1 में कवर किया था। 143 सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन था कि ऑडिटर को क्या क्या रिपोर्ट करना होता है, क्या इनके पास पावर्स हैं, ड्यूटीज है, राइट्स है। नेक्स्ट जनरल से बातें की गई हैं। 128 क्या बताता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही आपको बुक्स रखनी पड़ेंगी। ठीक है, वो और हर साल जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू देगी, बुक्स और वाउचर्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स, और साथ में अपनी ब्रांच ऑफिस का भी डाटा रखना पड़ेगा। हो सकता है कि कई बार बुक और आपको एक्रूअल बेसिस पे डबल एंट्री अकाउंटिंग फॉलो करके ये चीज रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो 129(1) क्या कहता है? पॉइंट दैट तक कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, 133 के साथ कंप्लाई करना चाहिए, शेड्यूल 3 के साथ कंप्लाई करना पड़ेगी। ये हम सारी कवर करते आए हैं चीजें। देन ऐसे 700 में भी ये सारी बातें करती है कि ऑडिटर अपना जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देता है। अपना ओपिनियन बनाने के लिए उसे देखना पड़ता है कि क्या बैलेंस शीट, P&L ये सारे ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट हमने देखना है कि अकाउंट्स ऑफ द कंपनी शैल डीम्ड एज not disclosing true and fair view अगर they are not disclosing any matters required to be disclosed by the virtue of schedule 3 ने हमें जो भी required कहा था कि आपको ये disclosure देना है, अगर कोई कंपनी वो disclosure नहीं दे रही तो उसे हम बोलेंगे कि deemed as not disclosing true and fair view ही नहीं दे रही है। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिटर विल हैव टू सी द अकाउंट्स की कंफर्मिटी विद शेड्यूल 3 फॉलो हुआ है या नहीं, क्या मैटर्स डिस्क्लोज हुए हैं या नहीं। अगर कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट के अंदर है वो देखेगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्निंग एक्ट जो उनके ऊपर है उसके साथ कंप्लाई कर रहा है या नहीं, मेनली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के साथ। मस्ट बी नोटेड दैट कि जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होगी वो लेड डाउन बाय द लॉ, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर सर्टेन इन्फॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू को अफेक्ट कर सकती है तो उसका डिटेल्ड आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। व्हाट कंस्टिट्यूट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर होता है। इन मोर स्पेसिफिक टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिटर को क्या क्या देखना पड़ता है? देखो, जो पहले हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं वो असेट्स के रिगार्डिंग है, देन लायबिलिटीज, फिर हमारा बनता है P&L अकाउंट बनता है, फिर हमारी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट वगैरह हमने देखना अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारी फॉलो हुई हैं या नहीं। देन कोई भी आइटम वगैरह जो अनयूजुअल है वो सारी उसकी बात होती है। असेट्स हमारी कोई अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड तो नहीं है। देन असेट्स कोई मटेरियल असेट को ओमिट तो नहीं कर दिया, ये सेम पॉइंट में मटेरियल लायबिलिटीज ओमिट तो नहीं कर दी, या फिर कोई असेट्स का कोई चार्ज पे तो नहीं है यानी लोन वगैरह नहीं रखा है तो उसको भी डिस्क्लोज करना है। देन P&L डिस्क्लोजर करेगा वो मैटर्स को जो भी शेड्यूल 3 कहता है। देन हमें ये भी बैलेंस शीट भी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनानी, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हुई है नहीं, कोई भी अनयूजुअल एक्सेप्शनल कोई भी ऐसी आइटम उनको डिस्क्लोज किए करना है सेपरेटली, तो ऑडिटर इन सारी बातों से कंसर्न होगा। ठीक है, इन सारों के बारे में ICAI भी हमें टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है, जैसे प्रोनाउंसमेंट्स इशू कर देता है ICAI अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये चीज इशू करता रहता है। अब आता है हमारे पास टॉपिक डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। इस टॉपिक में आपको ही मेनली बताऊंगी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट्स का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पे प्रॉफिट्स डिसाइड होंगे, उसी के बेस पे आके हमारा इनकम टैक्स बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिविजिबल प्रॉफिट्स को निकालना, प्रॉफिट्स को निकालना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, ये सारा एक्सपेंड करना है, मॉडिफाई करना है, बिजनेस बंद करना है, ये सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट एक बेसिक सी बातें इन पैराग्राफ्स में बोली गई हैं। ठीक है, तो रिजर्व्स हमारा सिर्फ प्रॉफिट से क्रिएट हो सकता है। सम रिजर्व्स यूटिलाइज कर सकते हैं हम पेमेंट करने के लिए, डिविडेंड के लिए, वो होते हैं हमारे फ्री रिजर्व्स जिनको हम डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं।
कोई भी स्पेसिफिक गवर्निंग लॉ अगर हमें कहता है कि आपको डिविडेंड रिजर्व मेंटेन करना है, जैसे डिबेंचर्स के लिए होता है या सिंकिंग फंड वगैरह, उन सब के रिगार्डिंग जैसे एओए ने कह दिया या कुछ भी जर्नल प्रोविजंस में हमें बताए गए हैं, तो वो बनाना पड़ता है। इन एडिशन एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सजेस्ट कर सकती हैं हमें सम सिचुएशन जहाँ पे इवन इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लॉ हमें वहाँ पे भी रिजर्व बनाना पड़ेगा, कहाँ कहीं रिक्वायर्ड होती है चीज, ठीक है। ये सारी बातें यही कहती हैं। अ स्पेशल नोट इन कंसिडरेशन विद द, जो भी हम आगे अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे उसमें डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। टेकन फॉर डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक द टू मेजर एलिमेंट इन्फ्लुएंसिंग द करेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द P&L क्या है वो टू रिलेटेड क्या है, एक तो वैल्यूएशन, द टू आर रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस विच आर डायरेक्टली फिगर P&L को करती है। देखो एक तो अगर डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एक है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, दोनों असेट्स के वैल्यूएशन के ऊपर वाइटल रोल प्ले करते हैं और जिससे हमारा P&L की फिगर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन का टॉपिक। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 123 क्या कहते हैं हम, जो हम सेक्शन 123 क्या कहते हैं कि डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय द कंपनी फॉर एनी प्रॉफिट्स में से पे करेंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। जो हमें शेड्यूल 2 कहता है किस मैनर में आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, वैसे शेड्यूल 2 क्या बताता है हमें, यूजफुल लाइफ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन बताता है, ठीक है। अगर कंपनी, ये पॉइंट क्या कहता है कि यूजफुल लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू, अगर मान लो कोई स्पेसिफिक असेट है जो जिसमें हमें यूजफुल असेट या वैल्यू निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी या कोई एक्ट ने अलग से बता रखा है, तो हम वो अप्लाई करेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द शेड्यूल 2। और यहाँ पे शेड्यूल 2 क्या कहता है, वो अगर आपको मतलब अदर देन, यानी अगर डिफरेंट मेथड आप निकाल रहे हो, लाइफ यूज कर रहे हो अदर देन द शेड्यूल 2, तो आप उसको डिस्क्लोज करोगे उस मेथड को। नेक्स्ट आता है लॉ रिलेटिंग टू डिविडेंड्स क्या है। कंपनी एक्ट ना कहता है कि आप डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते अनलेस किस चीज में से, इस साल का प्रॉफिट आउट ऑफ द प्रॉफिट, आफ्टर प्रॉफिट जो कि हमने डेप्रिसिएशन निकालने के बाद कैलकुलेट किया, पिछले सालों का प्रॉफिट जो हमारे पास आया था जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड बच गया था या कुछ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड था उन सालों का प्रॉफिट, या फिर ए और बी में से कुछ बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट बच जाता है उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, पे कर सकते हो। या फिर अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक कुछ पैसा दिए है फॉर द डिविडेंड पर्पस, उस पर्पस में भी आप दे सकते हो जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज देती है वहां पे। देन डिविडेंड आउट ऑफ करंट प्रॉफिट, ये चीज रिजर्व बनाना, जब हम करंट प्रॉफिट्स में से देते हैं रिजर्व बनाना ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपल्सरी। देन पास्ट प्रॉफिट्स में से आप कब दे सकते हो, ओनली प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ इनएडिकेसी या फिर एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट्स इन दैट ईयर, पिछले सालों के प्रॉफिट में से भी आप दे सकते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देन आता है नो डिविडेंड फॉर रिजर्व, फ्री रिजर्व नहीं है तो उनके अलावा किसी और रिजर्व में से दे सकते हैं। देन हमें ये चीज क्लियर है कि जो डिविडेंड होता है इट इंक्लूड्स द इंटरिम डिविडेंड आल्सो। देन डिविडेंड पॉलिसी एंड रिलेटेड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस क्या है। नॉर्मली ऑडिटर क्या होता है, उसको इन चीजों से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ देखता है कि लीगैलिटी देखता है और देखता है एक्चुअल पेमेंट ऑफ द डिविडेंड को वो चेक करता है, सिर्फ लीगैलिटी और एक्चुअल पेमेंट ऑफ द डिविडेंड को चेक करता है। बट कई बार कुछ ऐसा होता है जब हमारी कंपनी में ऑडिटर आता है तो कंपनी वाले एक तरीके से उससे कंसल्टेशन लेते हैं, या फिर जैसे कंसल्टेशन उनसे कंसल्ट, या फिर स्पेसिफिकली ऑडिटर्स को कंसल्टेशन के लिए माना जाता है, तो उसके लिए ऑडिटर को इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, क्या फाइनेंशियल कंसिडरेशंस है हमारी कंपनी में डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो ये बेसिक सारी बातें की गई हैं कि ऑडिटर को वैसे तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनहांस नहीं कर सकते, लेकिन अगर एओए में पावर्स हैं या कुछ भी तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये चीज की रीडिंग दे दीजिएगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी क्या हैं, इन जस्ट एक रीडिंग दे दीजिएगा इस टॉपिक की। नेक्स्ट आता है थोड़ा प्रोसीजरल टॉपिक, वो है पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। वो क्या है, देखो पेमेंट जब डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो जाता है ना तो ये लाइबिलिटी बन जाता है कंपनी की, यानी लाइबिलिटी साइड शो होगा, और इट मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ये आप चीज याद रखना, पहला स्टेप क्या है, 30 डेज में हमें ये चीज डिविडेंड जो है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं करते तो पेनल्टी लगती है। पेमेंट ऑफ द डिविडेंड ऑन एनी शेयर सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को होगी, ठीक है, या उनके जो भी उन्होंने ऑर्डर करते हैं उसके अकॉर्डिंग या उनके बैंकर को होती है पेमेंट। देन डिविडेंड्स आर नॉट पेबल एक्सेप्ट इन कैश, चेक वगैरह इन फॉर्म्स में पेमेंट होगी। बट द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स कैन बी कैपिटलाइज हो सकते हैं। अभी हो सकता है ना कि सेबी गाइडलाइन वगैरह को आप ध्यान में रखते हुए
कि रिजर्व कैपिटलाइज कर लो उस अमाउंट को, जो भी मान लो उनका अनपेड अमाउंट था तो उससे आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। Then a company may if so authorize आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो डिविडेंड्स को प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल में भी डिवाइड कर सकती है, कि अगर इस बंदे से पूरा पैसा नहीं रिसीव हो तो उस केस में भी द बोर्ड में डिडक्ट कर सकते हैं डिविडेंड पेबल टू एनी मेंबर, जो उन्होंने देना है, अगर उनसे कोई कॉल मनी कुछ अदरवाइज कोई भी पेमेंट पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग। ये अमेंडेड पैरा है ये वाला। इसमें क्या बात करते हैं, जो सिंपल सी बात है, कोई भी डिविडेंड अगर आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है, लेकिन ठीक है आफ्टर द बैलेंस बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव, उससे पहले, तो हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे लाइबिलिटी, क्योंकि हमारे पास कंडीशन स्टेट नहीं करती थी, सिर्फ उनका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स में। देन जो भी डिविडेंड आपका होगा, आपने डिक्लेयर किया होगा, उसको हमने डिविडेंड को सेपरेट बैंक अकाउंट में किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में 5 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट कराना होगा, ठीक है। अगर आप कंप्लाई नहीं करते, फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, या फिर 73-74 से, तो आपको शैल नोट सो अलोंग फेलियर कंटिन्यूज डिक्लेयर डिविडेंड नहीं कर, आप देखो अगर आपको कोई भी 73-74 क्या बात करते हैं, अगर कोई कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है अपने डिपॉजिट्स चुकाने में, मतलब वो अपने रिडम्पशन नहीं कर रही अपने, यानी डिफॉल्टेड कंपनी थी वो, अगर उनके साथ नहीं कंप्लाई कर रही तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती किसी भी हाल में। अब आता है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, सेक्शन 127। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते डिविडेंड, यानी आपने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन पे नहीं किया या वारंट नहीं किया 30 दिन के अंदर, तो क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, 18% का इंटरेस्ट एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के पे, अगर उसने नोइंगली ऐसा कुछ किया, पेमेंट नहीं की, तो उसको जेल हो सकती है 2 साल के लिए, या फाइन लग सकता है 1000 से लेके, फाइन जो है वो उसका लगेगा पर डे का, पर डे फाइन उसका लगेगा 1000 रुपए का, विद जेल हो सकती है 2 साल तक। देन प्रोविजो टू 127, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या बात करता है यहाँ पे कि नो, कोई उस केस में कोई ऑफेंस नहीं होगा जब मतलब डीम नहीं किया जाएगा कि कंपनी ने ऑफेंस किया। किस केसेस में, पहला पॉइंट आता है अगर आपको लो के किसी रीजन की वजह से आप डिविडेंड पे नहीं कर पाए। दूसरा आता है कि शेयर होल्डर्स ने आपको कुछ डायरेक्शंस प्रोवाइड की थी कि हाँ, और वो उन डायरेक्शंस के साथ आप कंप्लाई नहीं कर पाए और वो चीज आपने सेम कम्युनिकेट कर दी है अपने शेयर होल्डर्स को, या अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है राइट टू रिसीव को लेके, देन या फिर आता है कि डिविडेंड आपने लॉफुली एडजस्ट कर दिया, कोई उनसे पेंडिंग पैसे थे, देन ई पार्ट आ सकता है। कोई और भी ऐसा रीजन अलग से कुछ हो सकता है, बस उस केस में आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, उनकी बात आती है। नेक्स्ट आता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। पहले हमने देखा 30 डेज में आपको पे करना है, उसको पे करने के लिए डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर अंदर ही आपको जो है डिविडेंड वो है सेपरेट अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। अब आता है सेक्शन 124, कहता है अगर जब आपका अभी भी डिविडेंड अनक्लेम्ड या अनपेड रह गया 30 दिन के बाद भी, तो आपको 7 डेज के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, कौन से अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपको सबमिट डिपॉजिट कराना पड़ता है वो पैसा, ठीक है। और अगर आप नहीं करा पाते, डिफॉल्ट कर देते हो, तो 12% का इंटरेस्ट रेट लगेगा आपके ऊपर, और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे एक्रू होता है वो बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स को मिलेगा, यानी उनको डिविडेंड के साथ साथ इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे अर्न होगी, ठीक है। देन और ये सारा जो पैसा है, अगर मान लो कोई क्लेमेंट आता है कि मुझे डिविडेंड दे दो, तो उसके ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता है वो कंपनी के ऊपर, और प्रूफ दिखा के वो डिविडेंड क्लेम कर सकता है, ठीक है। अब आता है जो भी आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपने पैसा जमा करा दिया, अब कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि 90 डेज के अंदर अंदर जब आपने वो ट्रांसफर कर दिया पैसा, उसके 90 डेज के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें उसका नाम, कौन शेयर होल्डर्स हैं, उनका लास्ट हमारा क्या एड्रेस था, अनपेड डिविडेंड हर बंदे का वो वहां पे प्लेस करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, या कोई और भी है वेबसाइट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है। अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड आपके अकाउंट के अंदर अकाउंट में रहेगा 7 सालों के लिए। 7 सालों के बाद आप क्या क्या, डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस उन शेयर्स को भी एक फंड होता है, कौन सा फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। यानी आपका डिविडेंड और साथ के साथ जो भी आपका इंटरेस्ट एक्रू हुआ वो,
और ऑल द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, वो सारा भी वहां पे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। देन सबसेक्शन 7 क्या कहता है इसी सेक्शन का, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज, जो कि 25 लाख तक का भी लग सकता है कंपनी के ऊपर, और ऑफिसर के ऊपर क्या है, इफ नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख से लेके 5 लाख तक लग सकता है अगर वो इस चीज के साथ कंप्लाई नहीं करते, फंड में ट्रांसफर नहीं करते पैसा। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट है ये भी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन फंड। मतलब यहाँ पे कौन सा पैसा क्रेडिट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी इस फंड को, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी, ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि इन छोटे छोटे पॉइंट से एमसीक्यू बन जाते हैं। देन और इसमें क्या क्या पैसा क्रेडिट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा पैसा दिया जैसे ग्रांट्स की फॉर्म में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन जो पार्लियामेंट वगैरह ने किया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोई भी और गवर्नमेंट ने फॉर द इंस्टीट्यूशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फंड के पर्पस के लिए कोई डोनेशन दिए वो, या फिर जो हमने यहाँ पे पढ़ा अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो पढ़ा था, ये कब आता है हमारा, 7 सालों के बाद आता है ये पैसा, या फिर कोई जनरल रेवेन्यू अकाउंट जो हमारा सरकार का पड़ा है, कुछ भी स्टूडेंट कुछ भी ऐसा अनक्लेम्ड कोई भी पैसा पड़ा है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जो ये सी पॉइंट है यहाँ पे 2013 वाला अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट है, यहाँ पे 1956 एक्ट वाला आपका कोई भी अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड है वो आ जाएगा। देन कोई भी अमाउंट आपका लाई कर रहा था तो इन द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड पुराने वाला 1956 के एक्ट वाला वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 2013 वाले में। देन इंटरेस्ट या कोई भी इनकम आई आपको इन्वेस्टमेंट करने से फंड में से जो अभी आपका पैसा होता है उससे, या फिर सेक्शन 38 यहाँ पे स्पेसिफिकली कवर किया है, या एप्लीकेशन मनी आपको कंपनी में रिसीव हुई लेकिन आपको वो रिफंड करनी है, इन 3 पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ना। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी कंपनी को लेकिन अलॉटमेंट नहीं कर रही कंपनी तो रिफंड करती है, या फिर मैच्योर डिपॉजिट से या मैच्योर डिबेंचर्स से कंपनीज के ऊपर वो, इन तीनों पॉइंट में अगर इंटरेस्ट भी एक्रू होता है तो ये उनके साथ साथ ये सारा पैसा भी क्रेडिट होगा। प्लस इन 3 पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि क्या इसके ऊपर इम्प्लीकेशन आती है। देन सेल प्रोसीड ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स को अगर आप बेच देते हो बोनस शेयर्स इशू करने के बाद, वो सारा बात। रिडेम्पशन अमाउंट अगर आपके 7 सालों के लिए या उससे ज्यादा के लिए पड़ी रहती है तो वो, या कुछ अदर अमाउंट। ये कहते हैं H2G हमने जो वो पढ़े थे पॉइंट्स, वो भी इस फंड का पार्ट नहीं बन सकते अनलेस अगर उनको भी अनपेड हुए 7 साल हो गए, यानी आपको जो यहाँ पे टाइम पीरियड याद करना है वो 7 साल ही है हर केस में। देन थर्ड पॉइंट क्या आता है, यूटिलाइजेशन के ऊपर। यूटिलाइज कहाँ करोगे, कोई बंदा रिफंड मांगने आ गया उसको रिफंड वगैरह देना, इंटरेस्ट पे करना है उसके लिए, प्रमोशन करनी है हमने, अवेयरनेस लेके आनी है उसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमने डिस्गोर्ज अमाउंट का उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर रिम्बर्समेंट करनी है लीगल एक्सपेंसेस की उनके लिए, या फिर कोई और अदर पर्पस। ठीक है, डिस्गोर्ज मनी के क्या रेफर होता है, अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिस्गोर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ द सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है कि एनी पर्सन क्लेमिंग द अनटाइटल अमाउंट, जो कि वो मांग रहा है उसमें पैसे, वो अप्लाई कर सकता है अथॉरिटी के पास कि मुझे मेरा क्लेम कर रहा हूं मैं, पैसा दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूट करेगी बाय नोटिफिकेशन एक अथॉरिटी जो कि इस फंड को एडमिनिस्टर करेगी कि क्या उस पर फंड प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। उस अथॉरिटी में कौन कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा या फिर कोई और अदर मेंबर्स, उसमें 7 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, और साथ में एक सीईओ होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, ये सारी चीजों भी प्रिस्क्राइब रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड कर सकती है ऑफिसेज या ऑफिसर्स के ऊपर जिनकी हेल्प से आप जो भी काम है वो अब अलॉट किया जाएगा, काम परफॉर्म किया जाएगा। अथॉरिटी क्या एडमिनिस्ट्रेट करेगी, फंड को मेंटेन करेगी, सेपरेट अकाउंट्स को, और भी कुछ भी रूल्स के अकॉर्डिंग किया गया है वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द C&AG, जो आपको CG आपको बताएगा, रूल्स फ्रेम अप करेगा। इट शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 5 टू स्पेंड मनी आउट ऑफ द फंड। जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको बताए थे हमने यूटिलाइजेशन के लिए, इस फंड में से आपको पैसा यूज करना है। अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे, उनकी ऑडिट कौन करेगा, C&AG ऑडिट करेगा, जो भी उसको सही टाइम पीरियड लगता है C&AG उसकी ऑडिट करता है।
अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सच ईच ईयर, फाइनेंशियल ईयर में उनको क्या है, अथॉरिटी को एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जो कि उसकी प्रिस्क्राइब्ड होती है एनुअल रिपोर्ट में भी, फुल अकाउंट ऑफ दैट, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज वगैरह की और वो फॉरवर्ड करेगी उसकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कोज द एनुअल रिपोर्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द C&AG टू बी लेड ईच पार्लियामेंट हाउस में भी वो सारी वो जो भी रिपोर्ट उनको सबमिट हुई थी वो उनको वहां पे डिस्क्लोज यानी वहां पे प्लेस करनी पड़ेगी। देन right to dividend, right shares, bonus shares to be held abeyance pending registration of the transfer of the shares। यानी अब 126 सेक्शन क्या कहता है कि पेमेंट ऑफ द डिविडेंड या कुछ भी आपको एक तरीके से होल्ड पे रखना पड़ेगा टिल द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर डिसाइड हो जाता है, तब तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब तक आपको वो चीज होल्ड पे रखनी पड़ेगी। देन पावर टू क्लोज रजिस्टर्ड, जस्ट गिव अ रीडिंग और थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। क्या है मेनली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ की डेट्स हैं, ठीक है। सेक्शन 91 क्या कहता है, कंपनी चाहे अपना रजिस्टर किसका मेंबर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, कोई भी और सिक्योरिटी होल्डर्स का रजिस्टर क्लोज कर सकती है। कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकती है, पूरे साल में। एग्रीगेट तो हम देखेंगे 45 डेज के लिए करेगी, लेकिन एक बार वंस एट अ टाइम वो 30 डेज के लिए ही कर सकती है, ठीक है। प्लस उसको नोटिस देना पड़ेगा, 7 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपका रजिस्टर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी स्पेसिफाइड, लेकिन हो सकता है उसको मतलब कुछ सेबी वगैरह के अकॉर्डिंग अगर लिस्टेड कंपनी है तो लेसर टाइम पीरियड का भी नोटिस उसको देना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडिटर क्या इंश्योर करेगा कि डिविडेंड के रिगार्डिंग कि डिविडेंड सिर्फ पे हो रहा है, जो भी डिक्लेयर्ड प्रॉफिट मतलब जो भी उसको डिविडेंड चेक करना है तो क्या चीजें वो चेक करेंगे, चेक वेदर डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ही हो रहा है या नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद। देन वो देखेगा डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग दिया गया था, यानी डेप्रिसिएशन हमने शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की थी, उसके बाद वो डेप्रिसिएशन लेस हुई प्रॉफिट्स में से, देन हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया। BR पास हुआ था या नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर EGM में ही होना चाहिए, AGM में ही होना चाहिए डिविडेंड डिक्लेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिक्लेयर ओनली इन द AGM होना चाहिए, और कोई भी डिविडेंड वो पे नहीं करेंगे हम एक्सेस में जो हमारा डिविडेंड डिसाइड हुआ था। देन अमाउंट पेड या क्रेडिटेड कुछ भी ऐसा शैल नॉट बी ट्रीटेड फॉर द पर्पज ऑफ द रेगुलेशन। रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स अगर आपने क्लोज किया है तो वो उसको चेक करेगा सही किया है या नहीं। देन डिविडेंड 30 दिनों के अंदर पे हो गया था नहीं, 5 दिनों में, जो भी हमने पीछे सारी प्रोविजंस पढ़ी वो कंप्लाई हो रहे हैं नहीं, उनको चेक करेगा। इंटीमेशन सेंड की गई थी या नहीं स्टॉक एक्सचेंज को, और कोई भी अगर कंप्लेंट्स आती है रिगार्डिंग नॉन पेमेंट या डिले के अंदर वो देखेगा, उनको चेक करेगा और क्या क्या करेक्टिव एक्शंस उसको लिए हैं कंपनी ने, तो वो सारी चीजें वो चेक करेगा। अब इंटरिम डिविडेंड भी यहाँ पे वो कहते हैं म्यूटेटिस मुटेटिस सारी प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगी, जो भी हमने यहाँ पे केस पढ़ा था हमारा, जो भी डिविडेंड के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। देन फर्दर इन केस द कंपनी हैज इनकर्ड, अगर उनको लॉस हुआ था करंट ईयर में, ठीक है, अप टू द क्वार्टर ऑफ द, यानी अभी तक, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड हमें ऐसे ही दिखता है ना कि आपको अगर लॉस हुआ, वैसे तो आप देखो कोई भी लिमिट नहीं है, इंटरिम डिविडेंड जितना मर्जी आपको लगता है आप पे कर सकते हो, लेकिन जिस साल आपको लॉस हो गया, जहां जिस साल के रिगार्डिंग आपने जब आप इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हो करंट डिविडेंड पीरियड से लेके आपका क्वार्टर एंडिंग तक आपने देख लिया, तो उस केस में आपका जो डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, वो एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी डिक्लेयर्ड एट अ रेट हायर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द 3। जो भी एवरेज 3 सालों की कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर्ड की, ना कि कोई प्रॉफिट्स वगैरह की, किसी की नहीं, डिविडेंड जो डिक्लेयर हुए थे पिछले 3 सालों में उनकी एवरेज करेंगी। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इनकम टैक्स क्या है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, कि देखो मेन यहाँ पे जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको लास्ट पैरा देखना है। देखो अगर आपने कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस फॉलो नहीं की और डिविडेंड उसके यानी कॉन्ट्रावेंशन में पे किया तो आपका वो चीज इलीगल हो जाएगी, रेंडर इलीगल। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इट मे पॉइंटेड दैट द डिपार्चर अगर आपने इनकम टैक्स से किया तो आपका वहां पे डिविडेंड पेमेंट इलीगल नहीं होगी, लेकिन आपके वहां पे टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जस्ट यहाँ पे इस पॉइंट को आप प्रेफर कर लेना। ऑडिट प्रोसीजर एज इट इज है कि कैसे ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा अपनी कंप्लायंसेस को, ठीक है।
मेन यहाँ पे आई पॉइंट अमेंडमेंट आई थी, इस पॉइंट को हम कवर करते हैं। ये पॉइंट भी हम कवर कर चुके हैं एक्चुअली, कि ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुए थे बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले वो डिस्क्लोज, सिर्फ उनका डिस्क्लोजर होना चाहिए, उनकी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। देन रिजर्व्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इन रिजर्व्स का, जस्ट एक रीडिंग पर्पस के लिए आप इस टॉपिक को कर सकते हो, ठीक है। मेन आपको एग्जांपल्स बताए गए हैं कि रिजर्व किस टाइप के होते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीडीआर, सीआरआर रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक यहाँ पे रेवेन्यू रिजर्व है, फ्री रिजर्व जो होते हैं जिसमें से हम डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। क्या क्या है सेक्शन 123 ऑफ द अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, जो कि आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो पास्ट प्रॉफिट्स केप्ट इन द रिजर्व्स के ऊपर। अगर आपको डिविडेंड पे करना है पिछले सालों के प्रॉफिट से, तो आपको उनको रिजर्व में पैसा, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन को माइंड में रखते हुए आप डिविडेंड पे आउट कर सकते हो। डेफर टैक्सेशन आप मेनली जिसको कवर करते हो, कुछ ऐसा ही टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है, मेनली आप उसको अपने अकाउंटिंग में एफआर में कवर करोगे, वही सारे प्रोविजंस यहाँ पे सेम डिस्क्राइब्ड हैं। नॉन प्रोविजन ऑफ टैक्स इन अकाउंट्स, अगर आपने प्रोविजन नहीं बनाया, द काउंसिल ऑफ द कंस्टिट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक फैक्ट देखा कि एक वैसे एक प्रैक्टिस प्रेवलेंट है कि कंपनीज प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बनाते, चाहे उनकी लाइबिलिटी एंटिसिपेटेड होती है फिर भी। It has expressed that overall consideration of the relevant provisions, non-provision of the tax, जहाँ पे था would, वो contravention होगी सेक्शन 128 और 129 की। क्यों होगी? क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देखेगा इससे, क्योंकि एंटिसिपेटेड थी आपकी, योर लाइबिलिटी वॉज एंटिसिपेटेड। देन तो हो सकता है वहां पे ऑडिटर को क्वालिफाई ही करनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट को, और क्योंकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, तो ये जस्ट एक एग्जांपल बताया गया कि क्या क्या वर्डिंग्स वहां पे यूज की जाएगी। देन सेक्शन 134 क्या बात करता है यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में CFS भी आएगा, इफ एनी शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव करेंगे बिफोर दे आर साइन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको कि साइन कौन कौन करेगा। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ CFS को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्या बात की गई है यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, ठीक है। इट शैल बी इफ एनी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर दे आर साइंड बाय, साइन करने से पहले किसके, ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, जो ऑथोराइज किया है बोर्ड ने, या फिर और 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए इफ एनी, एंड द CEO होना चाहिए, CEO या फिर CFO, ठीक है। मेनली हमने देखा चेयरपर्सन करेगा, नहीं तो 2 डायरेक्टर्स करेंगे, उसके साथ कौन करेगा, चेयरपर्सन करेगा। चेयरपर्सन नहीं है तो इनके 2 डायरेक्टर्स कर सकते हैं, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और कौन करेगा, CEO, CFO, CS वगैरह करेंगे इन सबको, वेदर दे आर अपॉइंटेड। और 1 पर्सन कंपनी के केस में एक ही डायरेक्टर होता है तो वो यहाँ पे साइन करेगा। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होती है, और हम क्या अटैच करते हैं, देयर शैल बी अटैच, क्या अटैच होगी, बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच होती है। बोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है, वेब एड्रेस होता है हमारी कंपनी का, वेबसाइट का, जहाँ पे हमारी एनुअल रिटर्न पूरी की पूरी डिटेल में प्लेस होती है, नंबर ऑफ मीटिंग्स क्या है, DRS इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम डिटेल इसकी फर्दर कवर करेंगे। देन डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड जो कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किए। आपको ये टॉपिक आपको ये पॉइंट मैंने आपको उस सेक्शन में भी 143 में भी कवर करवाया था कि बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ वो ही फ्रॉड रिपोर्टिंग जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं हुए थे, यानी जो 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है वो हम बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, MCQ पर्पस के लिए भी इसको हम ये क्वेश्चन आ सकता है। देन स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो देते हैं कि मैंने, यानी कि तुम उनको अपॉइंट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के देते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लाइक कोई सिक्योरिटीज होल्ड नहीं करता और कोई गारंटी वगैरह पेक्यूलियर रिलेशनशिप नहीं है, वो सारे पॉइंट्स हम लॉ के अंदर कवर करते हैं, वो सारी बातें। देन इन केस अ कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 178, कंपनी की क्या पॉलिसीज है डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, रेम्यूनरेशन देने के लिए, वो सारी बात भी BR में जाएगी, बोर्ड रिपोर्ट में जाएगी। एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स जाएंगे, जो भी ऑडिटर ने क्वालिफिकेशंस वगैरह रिजर्वेशन हमारे ऑडिट रिपोर्ट में आए हैं बाय द ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट, या फिर CS या जो सेक्रेटरियल ऑडिटर, यानी जो ये CS है यहाँ पे आउटसाइडर CS की बात हो रही है,
आउटसाइडर CS, जो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जाती है उसमें रिगार्डिंग जो भी रिप्लाई देते हैं हमारे बोर्ड, वो भी। लोन गारंटी एज पर 186 क्या है हमारे, और कोई भी हमारे रिलेटेड पार्टी के साथ क्या ट्रांजैक्शंस है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, अमाउंट अगर कुछ भी विच इट प्रोपोजेस टू कैरी टू एनी रिजर्व, किस में लेके जाना चाहते हैं, वो सारी बातें हैं। कुछ भी उनको रिकमेंड अमाउंट इफ एनी विच इट रिकमेंड शुड बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड में क्या पे होना चाहिए, वो सारी बात आएगी। मटेरियल चेंजेस या कमिटमेंट्स हुए हैं जो फाइनेंशियल स्टेट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी एग्जॉर्प्शन के लिए हमने क्या कुछ किया है, स्टेटमेंट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, और हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के लिए हमने क्या बनाया है। देन डिटेल्स अबाउट द CSR एक्टिविटीज के हमारे क्या इनिशिएटिव लिया है, उन सब के बारे में। देन इन केस लिस्टेड कंपनी है, इन केस हमारे पास लिस्टेड कंपनी है या एनी अदर पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल या कुछ भी ऐसा इंडिकेटिंग एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम, ठीक है, कि इफ उसकी परफॉर्मेंस के बोर्ड की परफॉर्मेंस कमेटीज और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की यानी एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होगी पेड अप शेयर कैपिटल की, उसके अकॉर्डिंग। देन प्रोवाइडेड वेयर डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर रेफर टू इन सबसेक्शन हैज बीन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो जो हमने डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना दी है तो उनको बोर्ड रिपोर्ट में बनाने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जहां पे पॉलिसी रेफर की हमने ई और ओ में, कौन सी पॉलिसीज हमने यहाँ पे रेफर की थी, ई में हमने देखा था कि जो भी रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स वगैरह की होती है उस पॉलिसी को। देन ओ में हमने देखा था कि उन्होंने जो CSR के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई, इन दोनों पॉलिसीज के ऊपर वो देखेंगे कि इज मेड अवेलेबल ऑन द कंपनी की वेबसाइट पे होना चाहिए, सफिशिएंट कंप्लायंस उन्होंने किया है नहीं, सैलेंट फीचर्स होने चाहिए हमारे पॉलिसीज के ऊपर, अगर कुछ चेंज किया है तो वो हमारा साइट पे इफेक्ट होना चाहिए। देन थर्ड ये कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट कुछ कंपनीज के लिए, कुछ कंपनी जैसे कि 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी के लिए कुछ छोटी बोर्ड रिपोर्ट को बनाने के लिए दे सकती है। देन रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अटैच होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इन केस ऑफ 1% कंपनी, वो मुद्दे मीन रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन कमेंट सब कुछ वो इंक्लूडेड होगा। अब आता है डिटेल में DRS, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या है, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि प्रेपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट की हमारी थी, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमने यहाँ पे एस्टिमेट्स लगाए हैं नहीं, वो सही है नहीं, उन्होंने प्रॉपर सफिशिएंट केयर ली है मेंटेनेंस ऑफ एडिकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रिगार्डिंग, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स को रिगार्डिंग। देन डायरेक्टर्स प्रिपेयर द एनुअल गोइंग कंसर्न बेसिस फॉलो किया है नहीं। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर्स को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। देन फॉर दिस क्लोज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या मतलब होता है, पॉलिसीज प्रोसीजर जो भी कंपनी ने लगाए हैं ताकि वो एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस को मेंटेन कर पाए, अपनी सेफ गार्ड ऑफ असेट, यानी ये हमने पॉइंट कवर किया था सेक्शन 143 में कि ऑडिटर इस चीज को चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डायरेक्टर्स ने प्रॉपर सिस्टम बनाया है नहीं ताकि जो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल लॉज रेगुलेशंस है उसकी कंप्लायंस के रिगार्डिंग। देन अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड रिपोर्ट और उसके एनेक्सर जो है वो साइन करेंगे, साइन बाय इट्स चेयरपर्सन, जो हमने ये पहले ही पॉइंट कवर कर लिया। इफ इट इज ऑथराइज बट वेयर जहां पे ऑथराइज नहीं है तो साइन करेंगे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा और बाय द डायरेक्टर वेयर इज 1 डायरेक्टर जहां पे है 1% कंपनी में। देन साइन कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी इंक्लूडिंग CFS, वो इशू होगी ऑन द कॉपी ऑफ ईच अनेक्स, क्या क्या उसमें जाएगा, नोट्स अनेक्स होंगे जो कि होंगे ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सारे उसका अनेक्सर का पार्ट बनेंगे, अटैच होंगे। देन अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन को 134 को, तो कंपनी को पनिशेबल होगी विद फाइन नॉट लेस देन 50,000 रुपीज पर टैक्स नॉट एक्सेडिंग 25 लाख रुपए, और ऑफिसर के ऊपर क्या लगेगी, जेल लगेगी 3 सालों की, मैक्सिमम 3 सालों की, और फाइन लगेगा नॉट लेस देन 50,000 रुपी, ये मिनिमम लिमिट सेम है, मैक्सिमम यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 25 लाख है, ठीक है। देन आता है डेप्रिसिएशन, वही सेम अभी हमने सारा कुछ कवर किया, वही पार्ट है यहाँ पे।
बस यहाँ पे ये बताया गया कि 123 में जो शेड्यूल 2 हमें यूजफुल लाइफ कंप्यूट करने के बारे में बताता है, साथ के साथ शेड्यूल 2 हमें बताता है कि यूजफुल लाइफ बताते हैं कैसे निकलेगी, नॉट ऑर्डिनरी बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द पार्ट सी, और जो रेजिडुअल लाइफ होगी शेल नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। यहाँ पे आपको यही याद करना है। देन अगर साल में आपको कुछ भी अगर एडिशंस के या फिर डिस्क्लो आपकी कोई भी आपने असेट बेच दी, खराब होगी, डिस्ट्रॉय होगी, तो डेप्रिसिएशन उसको कैलकुलेट उसी प्रो राटा बेसिस पे करेंगे जिस साल वो जिस टाइम पीरियड में एडिशंस हुई ये सारे में। अगर असेट यूज हुई है आपकी एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, अगर डबल शिफ्ट में हुई है, इंपॉर्टेंट है अगेन, डबल शिफ्ट में यूज हुई तो डेप्रिसिएशन 50% से इंक्रीज होएगा। अगर ट्रिपल शिफ्ट में यूज हुई है कोई एसेट तो डेप्रिसिएशन हमारा 100% से इंक्रीज हो जाएगा उस पीरियड के लिए। यूजफुल लाइफ ऑफ दिस, अगर स्पेसिफिक एसेट ने पार्लियामेंट में है तो आपको वहां पे वो फॉलो करेंगे, शेड्यूल 2 फॉलो नहीं करोगे। ये सेम प्रोविजंस यहाँ पे हमारे चलते हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन एसरटेनमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट्स हम 197 में देखते हैं कि 198 में हम नेट प्रॉफिट्स निकालते हैं, जिसके मैनेजरियल पर्सोनल का जो भी हमने रेम्यूनरेशन देना है उस पर्पस के लिए हम निकालते हैं। कंपनी लॉ में हम ये चीज कवर करते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक एलएलपी ऑडिट। क्या आते हैं इस टॉपिक में पॉइंट्स हमारे? एन एलएलपी अंडर ऑब्लिगेशन, उनको अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी ट्रू एंड फेयर व्यू बता सकें, और उनको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी सबमिट करनी पड़ती है एलएलपी को। किसको? रजिस्ट्रार को। एवरी ईयर, हर साल वो बनाते हैं कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। ये नाम आपको याद करना है। देन अकाउंट्स जो है इनके वो ऑडिट होते हैं, ठीक है। देखो एलएलपी को अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, उनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। देन प्रोवाइड दैट एन एलएलपी, लेकिन कुछ को यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है जिनकी टर्नओवर या फिर जिनकी हम पेड अप शेयर कैपिटल देखेंगे, जिनकी टर्नओवर एक्सीड नहीं होती 40 लाख से ज्यादा, ठीक है, या जिनकी कंट्रीब्यूशन, वही कंट्रीब्यूशन शेयर कैपिटल आप लगा लीजिए, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इन्होंने वो 25 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होता, तो उस केस में एलएलपी की रिक्वायर्ड नहीं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड। हाउएवर अगर पार्टनर्स खुद से चाहे डिसाइड करें तो वहां पे वो ऑडिट हो जाएगी एज पर द रूल्स। नो मैंडेटरी इंश्योरेंस, कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डिफिकल्ट होता है असेस करना इंश्योरेंस के रिक्वायरमेंट्स को, इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया। अप्लाइंग कॉमन इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स अक्रॉस द क्लास ऑफ एलएलपी, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इसलिए, यानी कॉस्ट बढ़ जाएगी उनसे, इसलिए यहाँ पे जो है इंश्योरेंस को मैंडेटरी नहीं किया गया। देन अंडरलाइंग कंसर्न ऑफ टू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एलएलपी इन द इवेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिफॉल्ट, जो यहाँ पे हुआ है, इज बीइंग एड्रेस्ड थ्रू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द, सो यानी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है या नहीं। हर एलएलपी रिक्वायर्ड होगी अपने फाइनल एनुअल रिटर्न पे फाइल करने के लिए विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज, या आरओसी के पास अपनी फाइनल एनुअल रिटर्न को सबमिट करेंगे, जो कि पब्लिक इंस्पेक्शन वगैरह के लिए आपको अवेलेबल रहेगी। देन एवरी एलएलपी को वो जो हमने देखा था स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट की जो देनी होगी वो 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी पड़ेगी। 30 दिन हम कहाँ से देखेंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने से 30 दिन में वो सबमिट करनी पड़ेगी। देन रजिस्ट्रार के पास यहाँ पे क्या पावर्स होती हैं? पावर नंबर 1 टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, जो उसे लगता है कि कोई भी और इन्फॉर्मेशन मुझे ऑब्टेन करनी पड़ेगी, किससे? डेजिग्नेटेड पार्टनर से या फिर पार्टनर वगैरह कुछ भी और। या फिर दूसरी पावर क्या है? पावर टू समन डेजिग्नेटेड पार्टनर, या कोई पार्टनर और या एम्प्लॉय को कर सकता है जहां पे उनको इन्फॉर्मेशन सबमिट फर्निश नहीं हुई थी, ठीक है, या फिर ऑडिटर जो ये रजिस्ट्रार था, आरओसी था, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था इस इन्फॉर्मेशन से। देन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल रहेंगे इंस्पेक्शन के लिए? इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट, पार्टनर्स का नाम, उनकी चेंजेस वगैरह वो सब, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंसॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न जो ये हम सबमिट करते हैं। अगेन यहाँ पे क्या फीस आता है? फीस आपको 50 रुपए लगेगी एलएलपी की अगर इंस्पेक्शन करनी है कोई भी डॉक्यूमेंट की। अगर आपको कुछ उसका सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए, तो 5 रुपए पर पेज आपको चाहिए होंगे। देन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिक्वायर एलएलपी डॉक्यूमेंट फाइल करेगी, ये हमने देखा, और नोटिस कोई भी उनका चेंज होता है पार्टनर्स में विद द टाइम स्पेसिफाई उसको करना पड़ेगा।
उनमें एक देखते हैं हम कि फर्दर, देखो वैसे तो अप टू द ड्यू डेट जो उनका टाइम पीरियड है वो करना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर आप यहाँ पे बताया क्या कि वो आफ्टर द ड्यू डेट्स भी कर सकती हैं, बस एडिशनल पेमेंट करके। आफ्टर ड्यू डेट करेंगे जब वो, तो एडिशनल फीस देनी पड़ेगी उनको, एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। दैट देखो, अगर आफ्टर ड्यू डेट विद अगर अप टू 300 पीरियड टाइम का है, 300 दिन के अंदर अंदर वो कर देते हैं तो सिर्फ फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर 300 दिन के बाद देते हैं तो एलएलपी को नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस प्लस लाइबिलिटी होगी, उनको प्रोसिक्यूशन भी लगेगा, यानी फी, फाइन, इम्प्रिजनमेंट वगैरह लग सकता है, ठीक है। तो और इस पे हम देखेंगे कि इनको कंपाउंडिंग भी अवेलेबल होती है, जहां पे सिर्फ फाइन होता है, कंपाउंडिंग वहीं पे ही अवेलेबल होती है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। कब करेंगे, देखो जब उनका पहला साल, जब इनकॉर्पोरेट हुई हैं, तो साल में कभी भी जब भी कभी भी अपॉइंट कर लो, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं है, हो सकता है वो 1 महीना पहले ही अपॉइंट हो, लेकिन साल खत्म होने से पहले अपॉइंट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब सब्सिक्वेंट ईयर्स में आप अपॉइंट कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर अंदर, साल खत्म होने के 30 दिन पहले आप अपॉइंट कर लो अपने ऑडिटर को। देन कैजुअल वैकेंसी के टाइम अपॉइंट करते हैं। कैजुअल वैकेंसी जब आपने रिमूवल ऑफ ऑडिटर की है तो भी हम यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर को, जहां पे डेजिग्नेटेड अब जो पार्टनर था वो फेल हो जाता है अपॉइंट करने के लिए। देन एलएलपी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें पर्टिकुलर जो भी उन्होंने सम रिसीव किया, एक्सपेंड किया, उन सारी डिटेल, असेट लायबिलिटी का रिकॉर्ड, उनका जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज सारा, यानी स्टॉक इन ट्रेड का और रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ, एनी अदर पर्टिकुलर्स, ठीक है। एडवांटेजेस, पर्पसेस या नीड ऑफ ऑडिट क्या है, देखो वही सारी बात है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व वगैरह करने में, ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी हेल्प एरर्स वगैरह डिटेक्ट करने में, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में पार्टनर्स के बीच में हो जाते हैं जो वो सब। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको लोन तभी देते हैं, लोन लेने के लिए अगर आपका ऑडिटेड होती है। पीरियोडिकल विजिट्स या सजेशन बाय द ऑडिटर आपको इंप्रूव करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी में, ठीक है। अब जब आपने अकाउंट सेटल करने हैं, जैसे पार्टनर के एडमिशन, डेथ या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इस वजह से मेनली डिस्प्यूट्स को अकाउंट को सेटल करने में। देन अब ऑडिटर की क्या ड्यूटी बनती है रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, ऑडिटर को डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस लेना पड़ता है इन राइटिंग एज टू वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय हिम, कि मेरा यानी एक तरीके से स्कोप, ठीक है। अब ऑडिटर क्या मेंशन करेगा कि वेदर द अकाउंट, जो रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म अपीयर टू बी करेक्ट एंड रिलायबल है या नहीं, रिकॉर्ड्स के बारे में क्या वो एबल था इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में, लिए कहीं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा दी कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में लिए, या एक्सेस कोई उसे डिनाइड हो गया, इन सारी बातों के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑडिटर शुड रीड द एलएलपी अग्रीमेंट, देखेगा। और क्यों, जैसे वो पार्टनरशिप में करता होता है, पार्टनरशिप डीड पड़ता है, वैसे एलएलपी उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कैपिटल कितनी कितनी किस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट किसी को पे होता है नहीं, पार्टनरशिप की क्या ड्यूरेशन है, ड्राइंग्स कितने अलाउड है, सैलरी यानी रेम्यूनरेशन कितना अलाउड है इनको, देन बोरोइंग पावर कितनी होगी, राइट एंड ड्यूटी, मेथड ऑफ सेटलमेंट कैसे करेंगे, कोई लोन्स दे रखे हैं पार्टनर ने, ये सब बातें। देन अगर पार्टनर मेंटेन करते हैं मिनट बुक को और इट शैल रेफर टू एनी फॉर कोई रेजोल्यूशन उनका पास हुआ हो, जैसे बीआर पास होता है वैसे ही, तो वो भी ऑडिटर चेक कर पाएगा। तो ये था हमारा इस चैप्टर का रिमेनिंग टॉपिक। होप ये चैप्टर आपको यूजफुल लगा होगा। मेनली आप इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर को वही, जैसे मैंने आपको 2 पोर्शन में डिवाइड किया वैसे आप डिवाइड कर लीजिए। पहला जो है वो सारा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वगैरह को रिलेटेड है। सेकंड जो पोर्शन आता है वो मैनेजमेंट की ड्यूटीज के साथ साथ ऑडिटर उसको कैसे चेक करेगा उनके कंप्लायंसेस के साथ साथ है। सेकंड पार्ट इजी है बट ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आप ऐसा ना सोचिए कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, क्वेश्चन फ्रेम होता है डेफिनेटली। तो इस चैप्टर को भी आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप स्टडी मैट से कवर कीजिए। कोई भी आपको डाउट आते हैं यू आर फ्री टू आस्क मी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे क्वेरी आप अपनी रेज कीजिए, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स के रिगार्डिंग, और मैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस शेयर करती हूँ, उसको आप वहाँ पे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सीए फाइनल ऑडिट एंड लॉ बाय जैस्मिन। थैंक यू।